बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 14 है। हेमिस्फेरिकल शेल रेस्ट ऑन रफ inclined plane whose angle of friction is lambda. Show that the inclination of the plane base to the horizontal cannot be greater than this one. सबसे पहली बात तो आपको इंक्लिनेशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और हेमिस्फीयर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो फिर ही हम इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन बेसिकली एक एंगल होता है जो कि कोई भी एक नॉन हॉरिजॉन्टल या नॉन वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ या इनिशियल लाइन के साथ बना रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप प्लेन की एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे हम ये एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ये जो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है इसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, जिसको हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट में पहली लाइन है उसमें उसने क्या यूज़ किया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल शेल जो है वो रेस्ट कर रहा है रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम अपनी डायग्राम की तरफ चलें तो ये मैंने अलग में एक डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए। अब ये देखें कि ये जो आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं जैसे आप एक वाटरमेलन को हाफ़ कर लें, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकालें तो वो एक होल सा रह जाएगा ना, खाली आधा और खाली बिल्कुल। तो वो जो बेसिकली एग्जांपल है ना वो एक हेमिस्फेयर की एग्जांपल है। अगर उस आप हेमिस्फेयर को, उस शेल को आप एक प्लेन के ऊपर रखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो वो इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन, और वो इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है बेसिकली कि वो जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना रहा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप लैम्डा से डिनोट करते हो ना, तो उसने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाया है, इंक्लिनेशन जो बनाया है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि जो उसका इंक्लिनेशन है, जो एंगल आएगा उस एंगल का नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी कि लैम्डा आप अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं उसको। तो आपका जो हेमिस्फेरिकल शेल है वो बेसिकली इस प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका शेल पड़ा हुआ है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब वो जो इस प्लेन के ऊपर शेल पड़ा हुआ है, ये पहली लाइन में जो उसने कहा हुआ था उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक शेल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शो करें कि जो इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन बेस टू द हॉरिजॉन्टल लाइन कैन नॉट बी ग्रेटर दैन दिस वन। अब एक और इंक्लिनेशन बनाना जो कि प्लेन बेस का इंक्लिनेशन होगा। और प्लेन बेस क्या होती है, जो हमने स्फेरिकल शेल बनाना है उसके बिल्कुल ऊपर से एक प्लेन और पास कर रहा है, और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, और वो बराबर होना चाहिए, जो हमारा उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए जो उसने हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि उसके बराबर ही होना चाहिए बिल्कुल हमारा एंगल, ठीक है। अगर हमारा जो थीटा है वो इसके बराबर आ जाएगा, ये जो उसने गिवन स्टेटमेंट में कहा हुआ है, तो फिर हम अपने प्रूफ की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। चलें जी, सोल्यूशन में उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा है कि लेट अ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस ए। एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस ए है, ठीक है। यानी कि जो हमने ये शेल बनाया है इसका रेडियस जो है वो ए, इस पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली ए कंसिडर होगा, ठीक है। Is in limiting equilibrium on an inclined plane AB making an angle alpha is equal to lambda। ये बात मैंने आपको बता दी कि वो जो आपका हेमिस्फेरिकल शेल है वो बेसिकली एक प्लेन ए बी के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो जो प्लेन ए बी है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो है ना, जो इंक्लाइंड प्लेन ए बी है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बना रहा है, और उस एंगल का नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, वो लैम्डा है, वो भी हमने बता दिया। When the sphere is just at the point of sliding under its own weight, जब आपका बिल्कुल जो हेमिस्फेयर है ना, जो इसके ऊपर पड़ा हुआ बिल्कुल स्लाइड करने के करीब होगा, बिल्कुल स्लाइड करने ही वाला होगा, तो फिर अपने ओन वेट पर, यानी कि उसका वेट जो है वो खुद का कंसीडर होगा, किसी ने उसको कोई फोर्स नहीं देनी, और ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल विच द प्लेन बेस ऑफ ए सी ऑफ शेल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी आपको बता दिया है कि जो अगर हम अपनी लास्ट डायग्राम, ये जो हमारा एक और इंक्लिनेशन था जो कि प्लेन बेस से पास कर रहा है, ठीक है, ये वाला, ये हमने लेट कर लिया है कि वो उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसको हमने थीटा का नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखें वो क्या कहता है कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शेल आर इट्स। अब जो शेल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो तीन हैं, कौन कौन सी हैं, वेट है जो कि
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर है। तो अब हम ये देखते हैं कि तीनों फोर्सेस कैसे आती हैं। हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें कि जो आपका शेल था वो इस इंक्लाइंड प्लेन ए बी के ऊपर है, ठीक है। हमेशा ये जो शेल होता है, हेमिस्फेयर का शेल, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेसिकली जितना उसका रेडियस होता है ना उस शेल का, उससे हाफ रेडियस के डिस्टेंस पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं चूँकि हमें पता होता है कि जब हम एक सेंटर पर हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और इन सब का डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो मैंने पॉइंट लिया था ओ सेंटर, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने लिया ये बेसिकली मेरे पास उसके रेडियस का हाफ है। अगर मैंने उसका रेडियस ये कंसीडर किया था तो जो जहाँ पर उसका पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, यानी कि उस पूरे शेल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का ओ से जो डिस्टेंस होगा वो a/2 होगा, ठीक है। ये मैंने जो जी पॉइंट लगाया हुआ है बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसका ओ से जी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो a/2 था, और ये जी वो पॉइंट है जहाँ पर इस पूरे शेल का वेट एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका वेट है वो चूँकि नीचे की तरफ एक्ट करेगा, उसको हमने डब्ल्यू का नाम दे दिया था, ठीक है, नीचे। अब डब्ल्यू का नाम दे दिया तो अब ये जो हमारे पास चूँकि हमें पता है बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन और रिएक्शंस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी जब वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कोई तो फोर्स होगी ना जो इसको ऊपर की तरफ एक्ट करवा रही है। तो अगर एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो एक फोर्स होगी जो इस ऊपर की तरफ भी एक्ट करेगी, उसको हम आर डैश का नाम दे देते हैं या आर बार का नाम दे देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये जो अब देखें ये जो मैंने फोर्स लगाई है नीचे जो कि उस जी पॉइंट से नीचे आ रही है उसको मैंने डब्ल्यू का नाम दिया है, और मैंने ये कहा कि उसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम आर डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें उस ये जो आर बार है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है म्यू आर, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल साइड पर होता है, और एक होता है वर्टिकल साइड में जिसको हम आर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ये जो मैंने आर वाला लिया था इसको मैंने बिल्कुल ओ के साथ मिला दिया, ठीक है। अब ये जो आपको ये चीज़ मालूम है कि जो आर होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है उनके दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की ये डेफिनेशन है कि जो आर बार होता है और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसके दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इसलिए मैंने इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमने लैम्डा को कहा हुआ है तो मैंने इसको लैम्डा का नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, आर डैश तो गायब हो गया ना, अब इसके हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। एक ये म्यू आर फोर्स, एक ये आपकी आर फोर्स, और एक ये आपका वेट जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों फोर्सेज एक पॉइंट से गुजरेंगी और उस पॉइंट को मैं ई का नाम दे देती हूँ जो कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। चलें अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एक डायग्राम बनती है किस टाइप की, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे, ये वाली चीज़ और ये चीज़ ऐसे। ये आप देखें तो ये ए ओ जी बी ये एक डायग्राम बनती है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल डायग्राम बोलते हैं, यानी कि चार साइडों वाली, चार कॉर्नर्स वाली जो हमारी डायग्राम होती है क्वाड्रिलेटरल होती है ना, तो वो डायग्राम बन गया। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल डायग्राम होती है उसके हमें चारों एंगल्स का पता होता है कि उन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। अगर हमें ये वाला एंगल पता है ये थीटा के बराबर है, ये एंगल हमें पता है 90 क्योंकि ये वेट जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 के एंगल बना रहा है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल भी पता है विच इज़ 90 डिग्री। हमें ये वाला एंगल नहीं पता था जो जी के ऊपर बना हुआ है, ये हमने निकालने के लिए हमने वही डेफिनेशन यूज़ की इसकी कि सिंस वी हैव एन क्वाड्रिलेटरल डायग्राम ओ ए ओ जी बी, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, तो इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है कि इन
इसके जो 4 कॉर्नर्स पे एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 360 के बराबर होता है। अगर मैं एंगल 1 को मैं थीटा कह दूँ, 2 को 90, 3 वाला भी 90, 4 वाला हमें नहीं पता वो क्या था, वो हमने निकालना है। तो मैंने इन सब को इधर वाली साइड पर रखा, तो जो मेरे पास एंगल 4 की वैल्यू है इसको मैं 180 डिग्री माइनस थीटा आया। तो यही हमारा जो यहाँ पर एंगल, जो जी पॉइंट पर एंगल बनना था वो बेसिकली यही वाला था, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हमारे पास ये जो डायग्राम अंदर बन गई है ओ जी ई, ये ई मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये जिस पर ये कॉन्करेंट है, ठीक है। ये मेरे पास एक डायग्राम बनी, इसको अब मैं लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए इस डायग्राम को सॉल्व करूँगी और अपना एंगल निकालूंगी, ठीक है। आपका जो मेन काम था वहाँ पर ये जी वाला एंगल निकालना था, ये आपको डिफ़िकल्टी होनी थी निकालने में, ठीक है। ये कैसे निकलता है, बाकी ये जो लैम्डा भी आप निकाल चुके हैं, ठीक है। बाकी जब भी हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं तो हमें इन दो ही एंगल्स का पता हो तो फिर हम जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अब लॉ ऑफ साइन जो है वो लगा सकते हैं। तो अब लॉ ऑफ साइन लगाने के लिए आपको पता है कि जो ओ जी है, मैंने आपसे अभी आपको बताया कि ओ का जी के साथ जो डिस्टेंस है वो बेसिकली a/2 हमने लेना है। ओ का जी के साथ जो डिस्टेंस है वो a/2 है, क्योंकि जी पॉइंट पर उस पूरे शेल का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं, वो एक्ट कर रहा है। और वो मैंने आपको बताया था कि रेडियस का हाफ होता है, और अगर रेडियस बेसिकली कितना बनता है, ओ का ई से डिस्टेंस लूँ तो वो मेरे पास क्या बनता है, ए बनता है, जो कि उस हमें स्फेरिकल शेल का रेडियस है, ठीक है। और जो ओ जी है वो बेसिकली उस रेडियस का हाफ है, ठीक है। अब देखें, आपको इस साइड का भी पता लग गया है, इस साइड का भी पता, इस साइड की, अब देखिए आपको इस साइड की लेंथ भी मालूम है, आपको इस साइड की लेंथ भी मालूम है, ठीक है। आपको दो साइड्स की लेंथ मालूम है, आपको दो एंगल्स पता है, तो फिर आप यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बस यही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि जो ओ जी है वो a/2 के बराबर है, जो ओ ई है वो a के बराबर है। अब आपका जो जी पर एंगल बना था उस डायग्राम में वो क्या था, 180 डिग्री माइनस थीटा, और जो ई पर एंगल बना था वो था लैम्डा। तो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन, अब लॉ ऑफ साइन कैसे यूज़ करेंगे, ओ ई साइड जो थी उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ठीक है। ओ ई जो साइड थी ये हमारी ओ ई साइड है, इसके सामने वाला एंगल हमारा जी वाला था, और जी वाला क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ ई डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ओ जी डिवाइडेड बाय, अब ओ जी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बेसिकली ये लैम्डा वाला, तो हम इसके लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे साइन लैम्डा, ठीक है। अब ओ ई की जगह पर यही इधर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओ ई की जगह पर ओ ई की वैल्यू, ओ जी की जगह पर ओ जी की वैल्यू। ओ ओ ई बेसिकली ये था, ओवर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। ओ जी हमें पता है a/2 है, रेडियस का हाफ, और साइन लैम्डा ही रहेगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मतलब हमने एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास बिल्कुल हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2 साइन लैम्डा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा।